तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इस पर कुछ न्यूमेरिकल में हम लोगों ने लगाया। अब हमें पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले इस पॉइंट की बात की जाए कि आखिर ये नाम ही क्यों दिया गया, गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। सबसे पहली बात ये देखिए, है ना, क्योंकि नाम थोड़ा हमारे लिए एकदम नया है ना, तो उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात की जाए कि ये जो फेजेस हैं हमारे पास मटेरियल के, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसमें गैस एक ऐसा फेज़ है जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं। बाकी इसमें कॉन्टिन्यूसली मोशन में नहीं रहते। गैसेस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इसके मोशन की वजह से ऑब्वियसली इनकी एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर बदलती रहेगी, क्योंकि उसके वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, कहीं कोलिजन हो रहा होगा, कहीं टकरा रहे होंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसकी वजह से जो प्रेशर हो रहा होगा वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से हो रहा होगा। दूसरी बात, हम जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी बदलेगी। तो होगा क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। इसलिए गैसेस की काइनेटिक जो है थ्योरी पढ़ी जाती है पूरी, इसीलिए उसको पढ़ना होता है ना, पहली बात तो। अब दूसरी बात यह है कि काइनेटिक थ्योरी पढ़ने के पहले हमें क्या चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। उनमें सबसे चीज़ें हैं एजम्पशंस। हमें कुछ एजम्पशंस इसमें किए गए हैं, तभी उसकी काइनेटिक थ्योरी को आगे बढ़ाया जा चुका। एजम्पशंस में क्या क्या है? सबसे पहले एजम्पशन ये है कि ये जो गैसेस हैं वो सब के सब उसमें मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी में रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, टकराव होगा। तो ये जो कोलिजन होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, प्योर इलास्टिक। तो ये जो कोलिजन होता है प्योरली इलास्टिक होता है, प्योर इलास्टिक कोलिजन। अब क्वेश्चन होता है, सर प्योर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ? प्योर इलास्टिक कोलिजन का मतलब मॉलिक्यूल्स आया, टकराया, वापस हो गया। ऐसा नहीं कि उसका मास बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर मास चेंज होगा तो प्योर इलास्टिक कहाँ हुआ, वो तो जाके चिपक जाएगा फिर। तो प्योर इलास्टिक कोलिजन होता है। दूसरी बात देखा जाए तो इसका जो साइज़ है और इसका जो जितने एरिया में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो साइज़ उस एरिया के जो मोमेंट है उसके सामने नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कोई ये ब्लॉक या ऐसे ना समझ करके, कोई एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे है, समझिए ना, इसका आउटर रेडियस यहाँ तक है, तो ये मूव करके यहाँ तक पहुँचा, सेम साइज कह दीजिए, वो क्या कर दिया, मूव करके यहाँ तक पहुँचा। कोई पूछे सर इसका ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर से सेंटर ये मिलाएंगे, प्लस इसको करेंगे, इसको प्लस भी करना पड़ेगा इतना। क्यों? क्योंकि इस जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उसके कंपैरिजन में इसका साइज मैटर करता है। डिस्टेंस ही इतनी है, उसका साइज भी इतना। और मैं कहूँ कि कोई मॉलिक्यूल्स है, छोटा सा है, ये रहा, और वो दूर चलते चलते यहाँ पहुँच गया, दूर पहुँच गया, बहुत दूर, ठीक है। अब मैं पूछूं भाई यहाँ से वहाँ जाने में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब आप इसमें रेडियस ऐड नहीं करने जाएंगे, न सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे। तो इस एजम्पशंस का मतलब यही है कि जितना वो मूव करता है उसके कंपैरिजन में उसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है पूरी तरीके से। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अब बात आती है, अच्छा कुछ और भी एजम्पशंस हैं ना, साइज इज नेग्लिजिबल ऑफ मॉलिक्यूल। आपके बुक में पूरा ये थ्योरी लिखी हुई है, 2-2 लाइन की, है ना, हर एजम्पशंस के लिए। मैं आपको एजम्पशन समझा दे रहा हूँ बस। अब ये एजम्पशंस हो गए।
अब एक चीज़ आती है कि इसे आखिर गैस प्रेशर एग्जर्ट कैसे करता है, किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करता है, आखिर क्या होता क्या है वहाँ पर। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, कोई कमरा है मान लीजिए ये उसकी वॉल है और यहाँ से मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल रेंडमली जा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल गया और इसे टकरा गया। टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगा, प्योर कोलिजन होगा। ठीक है, अब अगर इसके मास को देखा जाए और इसकी वेलोसिटी को देखा जाए तो ये इस तरीके से गया वेलोसिटी v से और यहाँ से टकरा करके वेलोसिटी v से वापस आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि इसका चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, तो कैसे पता करेंगे भाई, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में फाइंड कीजिए, यानी इधर होगा vx और इधर होगा vy। जब ये वापस आया तो अब इसको भी क्या करिए, रिजॉल्व कीजिए, यानी इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक तरफ तो ये अगर v है तो यहाँ हो जाएगा vy और इधर हो जाएगा vx। ये v है यानी ये यहाँ पर v है। ठीक, अब आप समझिएगा, यहाँ पर vy डाउनवर्ड था, यहाँ भी vy डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ vx राइट में था और यहाँ vx लेफ्ट में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वो चेंज हुआ, उसका डायरेक्शन बदल गया। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, और जब मोमेंटम चेंज हुआ इसका मतलब फोर्स ट्रांसफर हुआ। मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये तो होगा, फोर्स पता चल जाएगा हमें। इसका मतलब ये जो गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, हर मॉलिक्यूल पर टकरा करके क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है वॉल पर। और अगर एक ने इतना फोर्स लगाया तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा करके जब एक साथ उस पर एग्जर्ट हो रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, तो फोर्स लग रहा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, वो जाता है प्रेशर। तो इस तरीके से गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं किसी भी चैम्बर पर, किसी भी वॉल पर, किसी भी सिलेंडर पर, किसी भी पिस्टन पर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सो हमें नेक्स्ट एक डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो आइए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे ही एक चैम्बर बना लेते हैं और इस चैम्बर के एक वॉल पर जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये एक चैम्बर हो गया और इसमें इस वॉल को मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक चैम्बर है और इसमें कोई एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाता है, इस वॉल से टकराता है, तो ये क्या किया, यहाँ गया, टकराया और फिर वापस आ गया। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर था तो इसकी वेलोसिटी की बात की जाए तो क्या थी इसकी वेलोसिटी। यहाँ पर अगर इसकी देखिए वेलोसिटी अगर 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है तो इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी Vx, Vy एंड Vz। जैसे मैंने आपको रिजॉल्व करके सिखाया था, ऐसी तीसरे डायरेक्शन में Vz होगी। ऐसे ही जब इससे कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, प्योर इलास्टिक, वापस जब मोमेंटम चेंज होकर के वापस आया तो क्या हो जाएगा, Vx, Vy और Vz। अभी मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, मैंने समझा दिया था ना कैसे माइनस वहाँ पर लगा था, किस तरीके से कि यहाँ पर जब ये वॉल है और यहाँ पर इस तरीके से टकराया और फिर टकरा करके वापस आया तो यहाँ पर जो कंपोनेंट था वो लेफ्ट डायरेक्शन में था। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा -Vx। अगर हमने राइट को जाते हुए प्लस लिया था तो लेफ्ट में जाते हुए -Vx होगा ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अगर हम n, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
अब अगर सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, एक मॉलिक्यूल गया तो उसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, सबसे पहले ये तो पता करें। उसके बाद हम चेंज इन मोमेंटम को अप्लाइड फोर्स के बराबर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद हम प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, देखिए फाइनल मोमेंटम यानी m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 v1। मास तो चेंज हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है दोनों की जगह हम m रख देंगे। तो ये भी m, ये भी m, तो यहाँ m हो गया। अब जो फाइनल वेलोसिटी थी v2, वो तो इधर आने के बाद क्या था, माइनस vx ना। हम सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस vx, तो ये हो जाए vx, या माइनस लगा दिया। अब आगे माइनस ऑलरेडी है, इनिशियल मास भी m था और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी vx, पॉजिटिव में ही था, तो सीधे सीधे पॉजिटिव में। यानी चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, वो आ गया माइनस m vx, वो भी 2 ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस 2 m vx। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम तो नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये डायरेक्शन लिया हुआ है, दूसरे डायरेक्शन लेते तो पॉजिटिव आता। यानी अगर बात की जाए चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये होगा 2m vx, सही मायने में उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, डायरेक्शन की बात नहीं करने जा रहे हैं, है ना। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है कितने मॉलिक्यूल्स का है, एक मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले ये देखा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने। अच्छा, पूरे गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आप पता कर नहीं सकते, हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि किसी एक सर्टेन एरिया में यानी सर्टेन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो कैसे निकलेगा, समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n तो था ही ना, n यानी n इंटू क्या करना, मल्टीप्लाई करना चाहिए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि भाई किसी एक छोटे से डिस्टेंस में ट्रेवल किया, समझिएगा, अगर कोई चीज़ यहां से यहां ट्रेवल किया तो यानी इतने एरिया में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। तो इतने एरिया का वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इनटू टाइम, अरे सॉरी, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या हो गया, डिस्टेंस इनटू एरिया, वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, ये क्या है, ये है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो हो गया डिस्टेंस, और उस एरिया में से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यानी यहां पर आ गया n इंटू वी एक्स डेल्टा टी इंटू ए। अभी एक चीज कम है इसमें वो क्या में ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, किसी छोटे से एरिया की बात की जाए तो उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, क्या उस एरिया में सभी मॉलिक्यूल्स टकराने ही जा रहे हैं। आप रोड पर खड़े हैं, क्या सब उधर ही जाते हैं, हाँ आप इधर भी तो आते रहते हैं। अब आप एग्जैक्ट तो पता कर नहीं सकते कि भाई कितने गए और कितने आए। अगर मैं कहूं कि मैं जब खड़ा था तो 200 लोग आए और गए, अब कितने आए कितने गए ये मुझे नहीं पता, तो मोटे तौर पर ये कहा जाएगा कि भाई चलो हाफ गए होंगे और हाफ आए होंगे। जितने थे उतने में से हाफ मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, हाफ मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे सॉरी, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ये वॉल्यूम, है ना। हाफ को यहां मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनटू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए इस छोटे से एरिया में, कैसे, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू हाफ किया। हाफ इसलिए किया कि कुछ मॉलिक्यूल जा रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल आ रहे थे। हमने कहा भाई चलो आधे ले लेते हैं, सीधी बात, आधे टकराने चले जाए। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम 2 mvx, तो टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, माइनस करने कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक में चेंज इन मोमेंटम इतना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल चेंज
इन मोमेंटम, ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे हाफ एन वी एक्स डेल्टा टी ए इंटू 2mx 2mvx, ठीक है, दिख रहा है। हाँ चलिए, अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या है, टोटल मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम है ना, और vx से स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये है डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा n vx का स्क्वायर डेल्टा t इंटू ए, सिंपल एम भी है, हाँ ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, वैल्यू रख देते हैं डेल्टा P की n vx स्क्वायर डेल्टा टी ए एम अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ठीक है, फोर्स आ गया हमारे पास एन एम ए वी एक्स का स्क्वायर, सब आ गया ना, ये है फोर्स। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अब तो गैस की बात की जाएगी ना, या टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू एफ एन एम ए वी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए से कैंसिल, P आ गया एन एम वी एक्स का स्क्वायर। अब ज़रा वी एक्स को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना ध्यान देना ज़रा ना, यहाँ कुछ चीज़ें चेंज होने वाली, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी मॉलिक्यूल की तीनों डायरेक्शन में थी, वी एक्स वी वाई और वी जेड, ठीक है, तो हम ज़रा इसको चेंज करेंगे ना। सबसे पहले तो एक तो रेंडम वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को क्या करो, एवरेज वेलोसिटी ले लो, वी बार एक्स कह देंगे, यानी अच्छा एक बच्चे है और एक आदमी है या मॉलिक्यूल है, वो गया 30 मीटर पर सेकंड से, फिर 40 मीटर पर सेकंड से, फिर 50 मीटर पर सेकंड से, फिर 30 मीटर पर सेकंड से। अब आप पूरी डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, तो यानी हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी, हेंस क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे एन एम वी एक्स का बार, वी बार एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ है वी एक्स बार इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ वो लिख देते हैं, दोनों लिख सकते हैं, नहीं आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, वेलोसिटी तो मॉलिक्यूल की है। अब ये जो वेलोसिटी है समझिएगा, इसको हम थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम हो, तीनों डायरेक्शन में सेम एवरेज वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा हो, तीनों डायरेक्शन में सेम एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो क्या करेंगे, यानी ये हो जाएगा वी बार एक्स स्क्वायर, नहीं स्क्वायर क्यों करो, वी वाई का बार इज इक्वल टू वी जेड बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इन तीनों को हमने ऐड किया, ध्यान दीजिएगा, और बाई 3 कर दिया, तो किसी एक की वैल्यू को बराबर ही तो होगा, नहीं समझ में आ रहा, तीनों इक्वल है, तीनों को ऐड किया और थर्ड से डिवाइड कर दिया, तो किसी एक के बराबर होगा, हम इसको कह देंगे सीधे वी बार, ये आ जाएगा 3, ये वी एवरेज,
वी बार इसलिए लगाते हैं ताकि एवरेज कहें। तो इन तीनों के बराबर क्या हुआ, वी एक्स बार प्लस वी वाई बार प्लस वी जेड बार इज इक्वल टू वी बार। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वी एक्स बार की जगह वी बार अपॉन 3 पुट कर देंगे। तो यहां आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी बार। हाँ स्क्वायर होगा। इस वी बार को हम क्या कहेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी बार इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसमें एक छोटा सा टर्म बचा हुआ है, उसको भी लिख लीजिए। डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं ना, डेंसिटी एन एम अपॉन वॉल्यूम कर देंगे यूनिट वॉल्यूम के लिए। हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं। अभी मैं आपको दोबारा से थोड़ा समझाऊंगा अभी, है ना, एक बार डेरिवेशन हो जाए। यहाँ करेंगे, अगर लिखें हम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये होता है रो। अच्छा मास कितना होगा, मास हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं m इज द मॉलिक्यूल ऑफ वन, अरे सॉरी मैं क्या लिख रहा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है तो टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, nm। ठीक है, और वॉल्यूम हमने यूनिट वॉल्यूम में लिया तो ये n1 हो गया, यानी यहां से nm इज इक्वल टू आ गया रो। अब हाँ बस अब यहाँ क्या करना, हमें फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। यही डिजायर्ड फॉर्मूला हमारा है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए, फिर से मैं आपको दोबारा समझा भी दूंगा अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। जो हम लोगों ने प्रेशर अभी डिराइव किया है, उस प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन फाइंड करना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फाइंड किया उसे ही लिख देते हैं, है ना। क्या है भाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, या मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं आप ना, मॉलिक्यूल सीधे के दे दिए, वो है P इज इक्वल टू हाफ नहीं 3 रो वी बार का स्क्वायर। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ m v बार के स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी तो लेंगे। अब मास को हम क्या करते हैं, जरा डेंसिटी के फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात हो रही है तो लिखूंगा मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सही है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास है m, डेंसिटी रो इनटू 1, वॉल्यूम तो यूनिट लेना है ना, पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जा रही, यानी m की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रो से। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, जिसे हम E कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 रो वी बार का स्क्वायर। इसको कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह देते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा P/E, प्रेशर कितना था, 1/3 रो बार स्क्वायर अपॉन रो 2 रो वी बार स्क्वायर। तो यहाँ से रो वी बार स्क्वायर कैंसिल, तो ये P/E इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यानी प्रेशर जो होगा वो 2/3E, ये रिलेशन हमारे पास है। ये दोनों रिलेशन आते हैं, कोई भी ले लीजिए, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो रिलेशन होगा वो होगा P/E इज इक्वल टू 2/3।
इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हमें समझना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, इसको समझिए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये बात तो जानते हैं ना कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को ब्रेक कर देते हैं, घूमने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आखिर वो क्यों बढ़ जाती है, वो यहाँ समझेंगे और उसमें एक रिलेशन भी फाइंड करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो हमें क्या चीज़ का एनालिसिस करना वो पहले हम जान चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए कि अगर जो प्रेशर हमने फाइंड किया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल, वो क्या था, P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी। ठीक है, अब इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर हमने वो जो पर यूनिट वॉल्यूम लेते थे, अब उसको हम क्या लिखते थे, डेंसिटी की जगह m/v रख दिया, और ये है वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी को थोड़ा सिंबल v ऐसे घुमा के बनाऊंगा, तो वॉल्यूम और वेलोसिटी में ये डिफरेंस आप देखिएगा ध्यान से। जहाँ पर हमने लिखा है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा PV, और यहाँ हो जाएगा 1/3 m v बार का स्क्वायर। ये v वेलोसिटी है, ये v वॉल्यूम है। एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ सकता है 2/3 इंटू 1/2। देखिए सही है, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा ना, m v बार स्क्वायर। क्यों किया मैंने ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्यों? देखिए मुझे मिल गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी यानी E। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, अगर मॉलिक्यूल एक हो, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, PV इज इक्वल टू RT पुट कर सकते हैं ना, वो परफेक्ट गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे RT इज इक्वल टू 2/3 E, वेयर PV इज इक्वल टू RT फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए E की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 RT। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ n कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। n इज द एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल N इज द एवोगैड्रो नंबर, है ना। E इज इक्वल टू 3/2 R बाई कैपिटल N T, वेयर n इज एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू 3/2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KB से, KBT। क्या होता है KB? KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पर इसको नाम दे दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि गैस अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, और इसको हम गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब जरा एक बात समझिएगा, देखिए थोड़ा समझिए फिर नोट कीजिएगा, अभी नोट मत कीजिए, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पहले मैंने क्या किया, मैंने किया भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, मैंने वहाँ लिख लिया 1/3 रो V बार स्क्वायर। यहाँ पर रो की जगह मैंने मास इंटू वॉल्यूम लिख दिया, और उसके बाद मैंने इस V को, वॉल्यूम को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, PV हो गया। और यहाँ मुझे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेके आना था, इसलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 2/3 E। अब यहाँ पर मुझे E की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन मैं PV की जगह मैंने ले आया मैं RT, परफेक्ट गैस इक्वेशन से RT ले आया।
अब ई का फॉर्मूला आ गया 3RT/2। अब मैंने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, जहाँ की वो R/N उसको हमने लिख दिया KB। यहाँ पर ये है, मैंने लिखा है KB = R/N, और इस R/N यानी KB को हम कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल। अब देखिए यहीं से समझिए, ये जो E डिपेंड कर रहा है, E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। किस पे डिपेंड कर रहा है, KB और T पर। KB तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा ही, कांस्टेंट है वो। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर स्पीड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोट कीजिए, इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस बचा, उसको भी समझाते हैं अभी। चलिए, इसमें 2 मिनट के एक एनालिसिस और बचा हुआ है, उसको भी सीख लेते हैं जल्दी से। वो एनालिसिस क्या है, तो अच्छा, यहाँ एक जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। E = 3/2RT। इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ E = 3/2RT, ये E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12mv बार का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको इसके इक्वल करो, बस यहाँ से देखो, मुझे वी बार की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, वी बार स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 3RT/m। क्लियर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं VRMS = √V बार स्क्वायर √3RT/m। अभी बता रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS is the रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहीं से देखिए रिलेशन आता है कि जो मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर, यानी ये रूट के अंदर है, मीन भी है यानी एवरेज है, और स्क्वायर भी है, तो मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होगी वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ना कि प्रेशर पर, ना कि वॉल्यूम पर, ना ही जो है किसी और चीज़ पर। आप प्रेशर बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम जो है उस गैस के मॉलिक्यूल रुक जाएंगे, नहीं, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, और ना ही वॉल्यूम से लेना देना, टेम्परेचर से लेना देना। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे ये वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर पर आगे बढ़ाएंगे।